ईडो आनंद में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, मैं इससे पहले आप लोगों को बताया था, मैं अपना तीसरा वीडियो में दूसरा वीडियो में, कि एक भार पर कितने ऑब्जेक्ट का जो है तो यूज किया जा सकता है। तो आपने देखा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट था तो उसमें कोई परेशानी नहीं हुआ। इसीलिए नहीं परेशानी हुआ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट दिए, पहले सब्जेक्ट को चुने, फिर वर्ब को चुने, फिर ऑब्जेक्ट को चुन के दे दी। अगर मान लीजिए किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उस समय मैं क्या किया, कि मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने चुना। मैं कहा कि पहले इनडायरेक्ट का प्रयोग करना है, फिर डायरेक्ट का प्रयोग करना है। यदि भूल से पहले हम डायरेक्ट का प्रयोग कर देते हैं तो इनडायरेक्ट को जोड़ने से पहले हमें क्या करते हैं, टू का प्रयोग करना चाहिए। बस दो ऑब्जेक्ट क्लियर था। उसके बाद तीन ऑब्जेक्ट को आप कैसे जोड़ोगे, आप चार ऑब्जेक्ट को आप कैसे जोड़ोगे। तो मैं इसके बारे में एक नोट लिखाया। मेरा नोट था कि यदि किसी वाक्य में अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो तो उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने मन में ही किसको क्या कहाँ और कब से प्रश्न करते हैं, और किसको क्या कहाँ कब से प्रश्न करते हैं तो मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो आइए, आज ऐसा है कि मैं जो पिछला वीडियो में मैं जहाँ तक बताया था उसका मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क इसमें लिख दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या नहीं, आपकी रुचि है या नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसमें नो डाउट आप बहुत अच्छे सर से पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, मेरा आप 30 को वीडियो देखिए। अगर अंग्रेजी आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा तो आप जो मेरा नोटिफिकेशन रहता है उसको आप मुझे शिकायत कर सकते हैं। उसमें देखिए कि मैं सिर्फ 15 गो वाक्य लिखाया हूँ, और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका जो है सो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, और लेने के बाद ये ट्रांसलेशन जो है इसको आप लोग बनाएंगे। अगर इसमें कहीं वर्ड का प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं टोटल सिंपल वर्ड दिया हूँ, इसमें सारा वर्ड आपका क्लियर होगा। अगर नहीं परेशानी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये चीज़ आप बना करके, और मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है 780 810 58 अगर आपको वर्ड का प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी हमसे कर सकते हैं कभी, या नहीं तो बाय नोटिफिकेशन जो है तो आप हमसे जिक्र कर सकते हैं। और इसका किसी पेज में बना करके और आप लोग तुम्हें व्हाट्सअप करेंगे, और मैं उसे चेक करके सबको को मैं इसके बारे में बताऊंगा, रिजल्ट बताऊंगा। और मुझे आशा है कि आप लोग सर जी 15 का 15 सही बनाएंगे, क्योंकि इसमें जितने सारे वाक्य हैं इसमें देखिए एक भार पर 3-4 ऑब्जेक्ट तक का प्रभाव क्या हुआ है। आप सेट कर देखिए, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। मैं उसे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसमें 3 ऑब्जेक्ट आ गया। तो पहले आप लोग बनाइए। आज चलते हैं हम लोग उससे आगे। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं, जिसमें आज हम लोगों को जानना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, इसका मैं स्ट्रक्चर बता दिया था। जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं आपको पूरा सेट करके बताया कि कैसे आप एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, कैसे दो करोगे, कैसे तीन करोगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक वाक्य में हम कितने वर्ब तक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर 4 ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है, 5 होता है, तो मान के चलिए कि 4 के बाद 5वां सेंटिंग में लग जाएगा। लेकिन छठा ऑब्जेक्ट होगा तो आप क्या करेंगे, तो छठा ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। अगर किसी वाक्य में 4 या 5 ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं होगा, उसके बाद होगा तो वर्ब आएगा, और जब वर्ब आता है तो सब अपना अपना रूप अलग अलग ले लेता है। अब जैसे देखिए, हम लोग आज जानेंगे डबल वर्ब के बारे में।
डबल वर्ब जैसे रहेगा कि वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए, वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ आती है। यहाँ देखिए कि वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ आती है। एट फर्स्ट यू विल हैव टू पॉइंट आउट इन दिस सेंटेंस दैट विच इज सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए सबसे किसी भी वाक्य में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहचानना है जिसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन क्या है नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें आना जो है वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये के लिए को तत्काल में जोड़ मान लीजिए। पढ़ना वर्ब है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब है। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट है। अगर किसी वाक्य में दो या दो से, मैं इस पर एक नोट लिखाता हूँ और आप लोग भी चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब रहे तो सबसे पहले अंतिम वाले वर्ब का प्रयोग किया जाता है और बाद में टू जोड़ करके हम दूसरे वर्ब का प्रयोग। है समझ में? हमें क्या करना है, अगर किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब हो तो सबसे पहले हम अंतिम वाले वर्ब का प्रयोग करेंगे, बाद में टू जोड़कर दूसरे वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आते हैं, बनाते हैं इसको। जैसे देखिए वह सब्जेक्ट है, आना क्या है वर्ब है, एकदम पहले ले लिए वह आती है, वह आती है तो शी कम्स हियर के लिए टू पढ़ना का रीड इंग्लिश का इंग्लिश। अब देखिए हम क्या किए, सब्जेक्ट को लिए और लास्ट में गए घुमाते हैं। बस जिसका वर्ड नहीं जानेंगे, जो भी आपके अगल बगल में बैठे हुए हैं उससे आप पूछ सकते हो, वर्ड का कोई परेशानी नहीं है, वर्ड आसानी से हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं एक लंबा सा वाक्य लिखता हूँ, जैसे रहेगा कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रात में वहां जाना चाहता हूँ। देखिए देखने से लगता होगा कि बाप रे वाक्य तो बहुत लंबा हो गया, कैसे बनाएंगे इतना लंबा लंबा। देखिए वाक्य कितना लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको फर्स्ट आवर में कहा कि इंग्लिश इज इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स। जैसे मैथ्स जो है प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भी प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है। आप प्रैक्टिस करें, ये कितना लंबा सेंटेंस रहेगा, आपके साथ आनंद सर है ना, यह सेंटेंस बिल्कुल इजी हो जाएगा जैसे आप समझे। At first we shall point out that which is subject verb object in this sentence। यहाँ हमें करना क्या है, सबसे पहला काम, हम जैसा जानते हैं कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसी तीन ठोस से मिलकर के वाक्य को तैयार करता है। तो हम इसे बनाने से पहले इसका पहले पॉइंट आउट करेंगे। देखिए जानना वर्ब है, जाना वर्ब है, वहाँ ऑब्जेक्ट है, रात में ऑब्जेक्ट है, के लिए जोड़ है, पढ़ना वर्ब है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इस वाक्य में क्या है कि 3 गो वर्ब है और 4 गो ऑब्जेक्ट है। तो मेरे दोस्त 3 गो वर्ब रहे या 30 गो वर्ब रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एकदम रूल रेगुलेशन पर चलना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लेना है। जब सब्जेक्ट आप ले लेते हैं आप बनाएंगे क्या, मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तो आई वांट बना दिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ जाना है, आप कहेंगे कि सर यहाँ तो के लिए था इसीलिए टू लगाए, लेकिन यहाँ तो के लिए नहीं है तो क्या करेंगे सर, टू लगाएंगे। हाँ एकदम बिल्कुल लगाएंगे टू, टू को भूलेंगे नहीं। इसीलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि किसी भी वाक्य में मैं नोट जैसे लिखाया हूँ, किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब हो तो सबसे पहले अंतिम वाले वर्ब का प्रयोग करते हैं, बाद में टू जोड़कर दूसरे वर्ब का प्रयोग करते हैं। मीन्स नॉट ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस but also in any tense, any sentence when you will add other types of verb before it you will have to give their to। देखिए सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, दुनिया का कोई भी वाक्य को यदि आप बनाएंगे उस वाक्य में सेट कर लीजिए दिमाग में कि एक वर्ब के बाद अगर दूसरे वर्ब का प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। जानते हैं क्यों टू का प्रयोग करना पड़ेगा?
अब आप ऐसे समझिए कि दो भाई के बीच में भैंसुर भावों का संबंध होता है। भैंसुर भावों समझते हैं? भैंसुर भाव होता है छोटे भाई की पत्नी। तो हम लोगों में जो है ना, ये जान लीजिए कि बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा है। पर्दा प्रथा है, मीन्स भावो जो है, भावो और भैंसुर, मतलब ये दोनों का अगर थोड़ा सा भी स्पर्श हो गया ना, इसके लिए बाल भवन की दंगा करना पड़ता है, पता नहीं है कैसे होता है। तो बस हम उसी को मानते हैं, एक पर्दा खड़ा करना है। अगर दुनिया का कोई भी वाक्य हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम अंतिम वाले वर्ड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम टू जोड़ करके जो है दूसरे वर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए जाना लिए, सॉरी पहले चाहना लिए, चाहना के बाद पीछे आ गए जाना। अब देखिए ये दो ऑब्जेक्ट जो है, इस दोनों ऑब्जेक्ट का प्रभाव जाना पर पड़ा है। और यहाँ देखिए ये उससे और अंग्रेजी, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, इसका प्रभाव इस पर पड़ा है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ हर एक वर्ड जो है अपना अपना ऑब्जेक्ट को बांट लिया। तो बांट लिया तो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, चाहना के बाद जाना। थोड़ा सा एक बार आपको विचार करना है, ये जो जाना वर्ब है, इसके बाद जो दो ऑब्जेक्ट है, तो इस दोनों में से कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। क्योंकि देखिए ये वहां इंडिकेट करता है किसी प्लेस को, किसी जगह को। इसका मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है। रात में ये समय को इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये चीज है। तो ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। हम सीधा पीछे से लेते आएंगे। जाना के बाद वहां कर देंगे फिर रात में, एट नाइट। फिर देखिए के लिए कर टू, पढ़ाना का टीच, और टीच के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक अंग्रेजी है एक उसे है। तो मैं आपको बताया कि क्रिया के तुरंत बाद कहीं पर भी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर इनडायरेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है और आप पहले डायरेक्ट का प्रयोग कर दोगे, टीच के बाद इंग्लिश का प्रयोग कर दोगे, तो आपको क्या करना होगा, टू हिम देना होगा यहाँ पे, या नहीं। अगर आप टीच के बाद हिम का प्रयोग कर देते हैं तो हिम के बाद क्या होगा कि हिम इंग्लिश हो जाएगा। तो मुझे लगता है आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। हम आसानी से कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, मतलब एकदम कितना लंबा रहे तो सब्जेक्ट को लेना है, लास्ट में जाना है, घुमाते आना है, वर्ड रहेगा, वर्ड में खाली सेट करेंगे कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी वाक्य जो होता है, उस वाक्य में जब आप देखेंगे तो क्या देखेंगे कि के लिए। तो ये के लिए जो होता है, देखिए ये के लिए होता है दो तरह से। ये के लिए दो तरह से होता है। एक होता है आपको वर्ब प्लस के लिए, एक होता है वर्ब प्लस के लिए, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट प्लस के लिए, ऑब्जेक्ट प्लस के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ब प्लस के लिए और ऑब्जेक्ट प्लस के लिए। तो वर्ब प्लस के लिए जो है, यहाँ पे आप टू भी लगा सकते हैं और फोर भी लगा सकते हैं। दोनों में अंतर क्या होगा कि फोर एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग होता है, और टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद हमेशा बिफोर का होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट प्लस के लिए जो है, इसमें सिर्फ हम फोर का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, जैसे हम पहले अब समझते हैं वर्ब प्लस के लिए के बारे में। तो देखिए वर्ब प्लस के लिए जैसा रहेगा कि वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए, वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए, वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ आती है। ओके, बनाइए आप लोगों को एक मिनट का समय दिया गया, बनाइए। यहाँ देखिए वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए आती है। ये जो देख रहे हैं आप पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, आप लोग बना लिए। देखिए पढ़ना वर्ब है तो क्या है यहाँ पे, वर्ब प्लस के लिए। तो अगर वर्ब प्लस के लिए है तो पहले हम बनाते हैं कि वह यहाँ आती है, वह यहाँ आती है मीन्स शी कम्स हियर। के लिए का टू, पढ़ना का रीड, इंग्लिश का इंग्लिश। ओके, शी कम्स हियर टू रीड। अब देखिए दूसरा वर्ब, अगर
इसको कोई ऐसे बना देता है किसी काम से ही, टू का स्थान पर फोर देता है, उसको देना होगा यहाँ पे रीडिंग, और रीडिंग और रीडिंग, तब क्या होगा कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अगर इसी बात को देखिए कोई ऐसे बना देता है किसी काम से ही, फोर देकर के रीड देता है, रीड इंग्लिश, तो दिस सेंटेंस विल बी बलंडर। बलंडर समझते हैं तो जानबूझ के कबाड़ फोड़ देना, कर देना कि सो इट्स कॉल्ड बलंडर। बस तो ये मार्क गलत होगा और ये दोनों क्या होगा, ये दोनों मार्क जो है सही होगा। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि सर अभी तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिफोर कहां से आ गया? तो देखिए बिफोर कहां से आ गया, तो जेने करे लकीर से करे फकीर, समझे? मीन्स कहने के सेंस ये है कि कुछ साधु होता है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है जो आपको कुछ दे सकता है, और कुछ देखिए उसी प्रकार कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिसके बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह इंडेफिनिट में हो, इम्परफेक्ट में हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी भी टेंस में हो। उसके अंतर्गत फोर आता है, ऑफ आता है, इन आता है, आफ्टर आता है, बाय आता है, फ्रॉम, मतलब इस तरह से आता है। जब आप लोग प्रीपोजिशन सेपरेट को जब मैं पढ़ाऊंगा उस तरह मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी आपने समझ गया इसमें कि अगर वाक्य में जब भी के लिए रहे तो आपको ध्यान देना है कि के लिए जो है ये वर्ब प्लस के लिए है या टू प्लस के लिए है। अगर वर्ब प्लस के लिए है तो यू आर फ्री फ्रॉम यूजिंग एनी वेयर टू और फॉर्म, बट व्हेन you will use the to you will have to use v1, and when you will use the for you will have to use v4। जब आप टू यूज करेंगे तो आपको v1 का यूज करना होगा, और जब आप फोर का यूज करोगे तो आपको v4 का प्रयोग करना होगा। बस अब देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट प्लस के लिए में। ऑब्जेक्ट प्लस के लिए, ऑब्जेक्ट प्लस के लिए तो देखिए जैसे लिखेगा कि मैं पैसा के लिए, मैं पैसा के लिए, मैं पैसा के लिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं पैसा के लिए आप लोगों को, मैं पैसा के लिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि मैं पैसा के लिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो पैसा क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी मैं सब्जेक्ट है, पैसा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट प्लस के लिए है, आप लोग पढ़ाना मतलब ऑब्जेक्ट प्लस के लिए है, तो पहले मैं बनाऊंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ आई टीच यू ना, आई टीच यू, इसके बाद आपको दे देना है आई टीच यू फॉर्मल, बस ऑलरेडी सही हो जाएगा। देखिए अगर कोई इसको ऐसे बनाता है आई टीच यू टू मनी को अगर बनाता है तो समझ जाइए कि दिस सेंटेंस विल बी बलंडर। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपको गलत हो जाएगा। ओके, तो आज मैं आपको समझाया कि आप एक वाक्य में कितने वर्ब का यूज कर सकते हैं, कितने ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाक्य अगर कितना लंबा रहे उसको खंडित कर देना है, जहाँ पे के लिए है आपको ध्यान देना है कि वाक्य में के लिए जो है तो वर्ब प्लस के लिए भी, ऑब्जेक्ट प्लस के लिए। अगर वर्ब प्लस के लिए है तो यू आर फ्री फ्रॉम यूजिंग एनी वेयर टू और फॉर, और यदि ऑब्जेक्ट प्लस के लिए है तो यू विल यूज ओनली। ठीक, इसका होमवर्क आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप लोग निश्चित रूप से मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें। मैं सभी गार्जियन से भी और सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखिए और इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देख रहे हैं कितना पसीना आ रहा है। थैंक यू, गुड नाइट।